बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री। और क्लास 10 केमिस्ट्री के अंदर हम लोग चैप्टर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम के स्टार्ट कर चुके थे। हमने लास्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस किया था, मेन चीज़ें बताता हूँ आपको लास्ट क्लास की। जो केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर ये बोलेंगे कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। रिएक्टेंट का फॉर्मूला अलग होगा, प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला अलग होगा। मान लें रिएक्टेंट है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, दोनों अलग अलग गैसेज हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स में दोनों मिल गए तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा केमिकल रिएक्शन है सिंपल अल्फाज के अंदर। हमने ये डिस्कस किया था कि एक होता है फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन के अंदर स्टेट चेंज होती है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। फिजिकल रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन है लेट से हमने बोला कि भाई हमारे पास वाटर है, इस वाटर को हीट किया तो ये बन जाएंगे वेपर्स, हीट करने के बाद, और इस वाटर को हमने कूल किया तो ये बन जाएगी आइस। सही, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। अब वाटर का फॉर्मूला भी H2O है, वेपर्स का फॉर्मूला भी H2O है, और आइस का फॉर्मूला भी H2O है। ये हमने फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के अंदर फर्क पड़ा था। अब हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो फिजिकल रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होता है। अब फिजिकल रिएक्शन जो होते हैं वो फिजिकल रिएक्शन हमेशा हमेशा रिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल रिएक्शन हमेशा हमेशा क्या होते हैं, ये ऑलवेज रिवर्सिबल होते हैं, ये कभी भी इरिवर्सिबल नहीं होते। ये हमेशा हमेशा रिवर्सिबल होते हैं, कभी भी इरिवर्सिबल नहीं होता है। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास चॉकलेट है, और ये चॉकलेट की स्पेलिंग क्या होगी भाई, चॉकलेट, ठीक है। आपके पास चॉकलेट है, अब ये चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाएगी अगर, तो ये कौन सी फॉर्म के अंदर आ जाएगी, मेल्ट करने के बाद ये आ जाएगी लिक्विड फॉर्म के अंदर, ये हो जाएगी लिक्विड फॉर्म के अंदर, सही है। अगर आप क्या करोगे, इस चॉकलेट को वापसी फ्रीज करोगे तो ये वापसी किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड चॉकलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, सही है। सिमिलरली आप किसी भी चीज़ की एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर लो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये गैस की फॉर्म है, लेकिन अगर आप इसको सॉलिडिफाई कर लोगे, सॉलिडिफाई कर लोगे तो ये बन जाएगा सॉलिड आइस, ठीक है। सॉलिड आइस कभी आपने देखा इसका एक्सपेरिमेंट, सॉलिड आइस का, सॉलिड आइस कभी देखिए, मोबाइल है आपके पास, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉलिड आइस बहुत टाइट होती है, मोबाइल निकाले। सॉलिड आइस के अंदर अगर थोड़ा सा भी पानी डाले ना तो बहुत सारा धुआं निकलता है, और ये बहुत खूबसूरत सा बहुत कूल रिएक्शन होता है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखा कभी आपने, मैं आपको दिखाता हूँ। जाएँ सबसे पहले यूट्यूब पे जाएँ, देखिए सॉलिड आइस विद वाटर रिएक्शन। आप लोग भी कर सकते हो भाई, सॉलिड आइस विद वाटर रिएक्शन, जाकर सबसे पहले चेक करो। बताना पड़ता है यार, बताना पड़ता है। अब ये वीडियो पता नहीं कौन कौन कब देखेगा, आई डोंट नो कौन है उस तरफ, हमें ये भी नहीं पता। ये देखा था आपने, ये देखो, ये इन्होंने ये रिएक्शन किया हुआ है, और बहुत ही कोई कूल रिएक्शन किया हुआ है, जैसे कि ये पूरे धुएं के अंदर गायब हो गए। अब ये थोड़ा बहुत ज़्यादा, हाँ, और ये ख़तरनाक भी होती है, आपके हाथ को, स्किन को ख़राब करती है अगर आप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करोगे। हम इसकी आवाज़ पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे एक्सपेरिमेंट पे। अच्छा एक सेकंड, ये कुछ मैंने पीछे से लेकर आना चाहिए मुझे। ये देखो, यहाँ पे देखोगे आप, ये देखो, ये ऐसे धुआं निकलता है जब सॉलिड आइस को पानी के अंदर डाला है तो ऐसे धुआं निकलता है, सही है। सॉलिड आइस को पानी में डाला है तो भाई ऐसे धुआं निकलता है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पर ये गैस जो है वो डायरेक्टली किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, आइस के अंदर कन्वर्ट हो रही है। लेकिन ये सॉलिड वापसी किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ये सॉलिड बीच में लिक्विड, और फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ये सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोसेस का नाम, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोसेस का नाम। अरे यार क्या करें लड़के। चलो पहले केमिकल रिएक्शन पे जाने से पहले ना हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं गोल्डन ट्राइंगल, सही ना। कौन सा ट्राइंगल, ये गोल्डन ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए यार, गोल्डन ट्राइंगल हर किसी को पता होना चाहिए। आप देखो, ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है,
और ये है गैसियस स्टेट, ठीक है। अब आपके आईक्यू का इम्तहान होने वाला है, आपकी जनरल नॉलेज का, आपके कॉमन सेंस का इम्तहान होने वाला है। अभी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, प्रोसेस का नाम मेल्टिंग। चलो यहाँ पर हिबा जीत गई। अब हुनैबा की बारी है, सही। लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो प्रोसेस का नाम फ्रीजिंग। अरे दोनों का एक एक पॉइंट हो गया, सही है, दोनों का एक एक पॉइंट हो गया, 1-1। अब अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोसेस का नाम एवापोरेशन। अरे ये तो आसान था, वो कर गई, लेकिन एवापोरेशन। चलो अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, हुनैबा की बारी, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, प्रोसेस का नाम परे है, ज़बरदस्त। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे हुनैबा भाई बिल्कुल बीट करते चल रही है। हुनैबा और हिबा के 2-2 पॉइंट्स हो चुके हैं, लास्ट विनिंग पॉइंट है, 2-2 पॉइंट्स हो चुके हैं। ये प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। अच्छा ये मुझे यकीन नहीं था कि आपको याद होगा ये, लेकिन आपको याद, ज़बरदस्त। चलें अब कौन पहले बता रहा है? आप पहले बता रही हैं, चलो आप पहले बता रही हैं। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है, प्रोसेस का नाम। सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोसेस का नाम। ये यहाँ पे हिबा के हो गए 0 नंबर। हुनैबा एक चांस से सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस बता दो, तुम जीत जाओगे। अच्छा गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने का नाम, यार बता दो, कोई भी एक बता दो, तुम लोग जीत जाओगे यार। नहीं, चलो सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट होती है तो प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन, और ये पढ़ा है आप लोगों ने। सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट होती है, प्रोसेस का नाम क्या होता है? सब्लिमेशन। पढ़ा है ना? पढ़ा है, ऑब्वियसली पढ़ा है। गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो शायद ये नहीं पढ़ा, लेकिन ये प्रोसेस है सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। और ये आपको पता हो सकता था। अब ये सारे प्रोसेस वो हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं। पानी को मेल्ट होते हुए, आइस को मेल्ट होते हुए हमने देखा है, और पानी को फ्रीज होते हुए भी हमने देखा है। इसी तरह जब पानी को हीट करते हैं तो वेपर्स बनते हैं, ये भी हमने देखा है। और जब उसी पतीली के अंदर, जिस पतीली के अंदर पानी रखा हुआ है, और आप उस पतीली के अंदर पानी को हीट करना शुरू करो और उस पतीली के ऊपर ढक्कन लगा दो, तो होता क्या है कि वो वेपर्स जो निकल के ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, पानी के वेपर्स कहाँ पे आ रहे होते हैं? ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि आपने क्या लगा दिया, आपने एक ढक्कन लगा दिया, जब आपने एक ढक्कन लगा दिया, एक सील कर दिया, उसको कैप लगा दिया, तो ये वेपर्स, मेजॉरिटी वेपर्स बाहर नहीं निकल पाता, ये अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो ये जो वेपर्स हैं, ये है कौन सी स्टेट में? ये है वेपर्स गैसियस स्टेट में। लेकिन जैसे ही आप चूल्हा बंद करते हो, अंदर पानी का टेम्परेचर गिरता है, तो होता क्या है, ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स किस चीज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वापसी। यानी कि जो पानी के वेपर्स हैं वापसी पानी के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और ये प्रोसेस फिर कहलाता है कंडेंसेशन। इसीलिए जब आप पतीली के ऊपर से ढक्कन उठाते हो तो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा होता है, सही। तो ये कंडेंसेशन का प्रोसेस भी हमने देखा है। अब इसी तरह से सॉलिड को गैस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस हमने अभी अभी देखा, ये जो सब्लिमेशन वाला प्रोसेस है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसको कहा जाता है ड्राई आइस। ये ड्राई आइस जो है वो कन्वर्ट हो रही थी किस चीज़ में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही थी। लेकिन गैस को सॉलिड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस रोज़ हमारे घरों में होता है, और रोज़ कभी हमने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। आपने देखा होगा जो फ्रीज़र है, फ्रीज़र की साइड में बर्फ़ जम जाती है, तो क्या आपकी अम्मी ने वहाँ पे पानी डाला था? ये फ्रीज़र की साइड में पानी टका 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 ऐसे डोंगे भर भर के पानी तो डाला होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे साइडों में बर्फ़ जम गई है। इसका मतलब कि जो फ्रीज़र के अंदर जो सर्कुलेटिंग गैस थी, वो गैस टेम्परेचर के कम होने की वजह से साइडों में फ्रीज होना शुरू हो गई, और वो बर्फ़ बनना शुरू हो गई। बात समझ पा रहे हो? फ्रीज़र के अंदर एक गैस सर्कुलेट कर रही होती है, वो गैस टेम्परेचर के कम होने की वजह से साइडों में जम जाती है, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? सॉलिडिफिकेशन। तो आप क्या करते हो, उस बर्फ़ को निकाल के पानी में डाल के आइस क्यूब के तौर पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि आपको पता है ये जो बर्फ़ बनी है वो पानी की नहीं बनी हुई, सही है। लेकिन बचपन में कभी किया ऐसा कभी भी नहीं किया। बचपन में कभी फ्रीज़र के अंदर जो साइड में बर्फ़ जम जाती है वो निकाल के आपने पानी के अंदर डाल के या वैसे ही मुँह के अंदर रखी है? कभी नहीं किया आपने? कभी नहीं कहा यार कैसे रखी है ना? अरे यार हमने भी रखी है यार, मतलब कोई ख़तरनाक गैस थोड़ी ना होती है यार, हमने करा है ऐसा यार। ऐसा कैसा बचपन गुजार रहे हो यार, हमने किया ऐसा। तो अब देखो हमारे पास अब ये गोल्डन ट्रायंगल के अंदर आपको सारी चीज़ समझ में आ गई कि जितने भी रिएक्शन है फिजिकल स्टेट के चेंज होने के, ये सारे रिएक्शन रिवर्सिबल हैं, अपनी स्टेट में वापसी आ सकते हैं।
ओरिजिनल स्टेट से दूसरी स्टेट में और दूसरी स्टेट से पहली स्टेट में वापसी आ सकते हैं विदाउट चेंजिंग द फॉर्मूला, कॉम्पोजिशन के चेंज किए बगैर। सही, यहाँ तक हमें क्लियर समझ में आ चुका। अब हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन जो होता है हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। सही है। ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, ये आपस में रिएक्ट करती हैं और कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में, अमोनिया गैस में। लेकिन यही अमोनिया गैस डिकम्पोज होकर टूट कर ब्रेक हो सकती है नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। फर्क समझ पा रहे हो? जो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन ये उस वक्त होता है जब हीट रिलीज हो। हीट रिलीज हो यानी कि अंदर बाहर का टेम्परेचर कम हो, इसको कम से कम टेम्परेचर पे हीट को रिलीज करवाया जाए, तो फिर ये वाला प्रोसेस होता है और अमोनिया गैस बनती है। तो ये वाला जो रिएक्शन होता है ये रिएक्शन बन जाता है एक्सोथर्मिक। सही है। लेकिन अमोनिया गैस को अगर तोड़ना है, अमोनिया गैस को अगर तोड़ना है तो उसको हीट देने पड़ती है, उसको हीट देने पड़ती है ताकि वो हीट देने की वजह से वो टूट जाए, यानी कि हीट एब्जॉर्ब करके फिर टूटेगा। तो ये वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा? नहीं यार, मतलब तुम समझे नहीं, तुमने ये वाला पढ़ा होगा ना क्लास 9 के अंदर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। नहीं पढ़ा? कभी भी नहीं पढ़ा? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का नाम नहीं सुना? अच्छा चलो छोड़ते हैं, फिर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक गेम में नहीं जाते, वरना अदरवाइज फिर कंफ्यूजन होगी जब आएगी इसकी बारी, तो जब हम समझेंगे। वरना मुझे लगा इसको क्लास 9 के अंदर या क्लास 8 के अंदर कभी ना कभी पढ़ा होगा आपने ये वर्ड। सिंपल समझा देता हूँ। घर में अम्मी खाना पका रही हैं, जब खाना पका रही हैं तो होता क्या है कि वो हीट जो आप चूल्हे से दे रहे हो, वो चूल्हे से हीट निकल के पतीली के अंदर जा रही है। जब पतीली के अंदर जा रही है तो फिर खाना पक रहा है, खाना पक रहा है। सही समझ रहे हो? तो ये प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। एंडो मतलब एंटर और थर्मिक मतलब हीट, थर्म मतलब हीट। सही ना? तो हीट अंदर जाने वाला प्रोसेस लाता है एंडोथर्मिक। ठीक है। अच्छा, एंडोथर्मिक तो आपको समझ में आ गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होता है जिसके अंदर से हीट रिलीज होती है। जैसे कि अम्मी जब खाना बना रही थी तो उन्होंने सबसे पहले जलाया था चूल्हा, चूल्हे के अंदर से निकल रही थी गैस। जब गैस जलती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, लेकिन साथ में उस गैस में से निकलती है हीट, तो उसी हीट की वजह से तो हम खाना बनाते हैं, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। फर्क समझ में आया? अभी ये इस चैप्टर के अंदर समझ में ये चीज़ें आएंगी बहुत ज़्यादा। इसी तरह से आप ऐसा समझ लो, बारबेक्यू कभी गया आपने, बारबेक्यू क्या होगा, टिक्का बनाया होगा। तो जब हम कोयले जलाते हैं तो कोयले जलाने का पर्पस क्या होता है? क्या क्या बनाना? नहीं, कोयले जलाने का पर्पस क्या होता है, वजह क्या होती है? कोई ताकि वो हीट हमें दें, हमें हीट रिलीज करें ताकि हम उस हीट की वजह से अपने तिक्के छिक्के भून सकें। सही है, यही है ना? तो वो जो कोयले होते हैं वो कोयला प्योर कार्बन होता है, उसको जब हवा की मौजूदगी में जलाते हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, यानी कोयले में से धुआं निकल रहा होता है। आपको क्या इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कोई मतलब है? आपको इस गैस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में हमें क्या मिल रही होती है? हीट मिल रही होती है। हमें इस हीट से मतलब होता है और यही हीट हमारे टिक्कों को सीख रही होती है। तो ये रिएक्शन जिसके अंदर हमें हीट रिलीज हो रही है वो रिएक्शन कहलाता है एक्सोथर्मिक, और जिस रिएक्शन के अंदर हीट एंटर हो रही है तो वो रिएक्शन कहलाता है एंडोथर्मिक। क्लियर? समझ में आ गया? अब तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ बड़ी सिंपल है, वो ये रिएक्शन कि N2 गैस और हाइड्रोजन गैस ये आपस में रिएक्ट कर रही हैं और कन्वर्ट हो रही है किस चीज़ में? NH3 कहलाता है अमोनिया गैस में। लिख देता हूँ N2 से मुराद है नाइट्रोजन गैस, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है? अमोनिया गैस में। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं? अमोनिया गैस के अंदर। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि ये रिएक्शन उस वक्त होगा जब ये रिएक्टेंट्स क्या करें? ये रिएक्टेंट्स हीट को रिलीज करें। ये रिएक्टेंट्स क्या करें? हीट को रिलीज करें। तो ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन हो जाएगा एक्सोथर्मिक। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे जाने वाला प्रोसेस, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये कह सकता हूँ। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये मैं कह सकता हूँ।
अगर मैंने अमोनिया गैस को तोड़ना है तो वो कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन गैस में और नाइट्रोजन गैस में। लेकिन अमोनिया गैस को तोड़ने के लिए उसको क्या सप्लाई करने पड़ेगी, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट एब्जॉर्ब करके ये वाला रिएक्शन होगा। हीट दोगे तो ये टूटेगा, टूटेगा तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कौन सा रिएक्शन अमोनिया गैस से वापस आने वाला। तो वापसी के लिए एक वर्ड होता है इंग्लिश में, बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पर एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पर, बात समझ में आ गई, फर्क समझ में आया भाई। बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक, क्लियर, समझ में आ गया। बीमारियां भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होती हैं। अभी मेरी अम्मी को बुखार हो रहा है, एक आध दिन बाद इंशाल्लाह तो होपफुली ठीक हो जाएगा। तो रिवर्सिबल हुआ कि इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। किसी को अगर इरिवर्सिबल बीमारी हो जाए तो फिर वो ठीक नहीं होती। कैंसर, ट्यूमर, एड्स, डायबिटीज, शुगर, ये सब उन्हीं की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक रिएक्शन है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो कि पलट के वापसी नहीं आ सकता, जैसे कि ये वाला रिएक्शन है। एक मर्तबा आपने बारबेक्यू कर ली, कोयले को आग लगा दी, टिक्के बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल गई। अब आप चाहते हो कि ये जो हीट मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जमा करके वापसी हम कोयले को वैसे ही बना दें जैसे वो पहले थे। पॉसिबल है ऐसा? इसे हम बेवकूफ़ाना एक अमल कह सकते हैं और कुछ भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये रिवर्सिबल नहीं है, ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, इरिवर्सिबल। क्लियर, डिफरेंस समझ में आ गया। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। सिमिलरली और कोई एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हमने लेट से हमने मीथेन गैस से घर के अंदर चूल्हा जलाया था, तो घर के अंदर जो गैस होती है वो होती है मीथेन गैस। मीथेन गैस को हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जला दिया, तो अभी दोबारा क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स बनेंगे, साथ में हीट रिलीज होगी। अगेन ये जो हमने घर के अंदर चूल्हा जला के मीथेन गैस को खर्च कर लिया है, हम चाहते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स बने, इनको हम जमा करें। जमा करने के बाद वापसी मीथेन गैस बना दें और ऑक्सीजन गैस बना दें और मीथेन गैस को वापसी पाइपलाइन में भेज दें और उससे हमारा जो गैस का बिल है वो रिड्यूस हो जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये रिएक्शन भी इरिवर्सिबल है। आपको क्लियर समझ में आ गया। एक्सोथर्मिक समझ आया, एंडोथर्मिक समझ आया, रिवर्सिबल समझ आया और इरिवर्सिबल समझ आया। रिवर्सिबल की हमने एक इक्वेशन ये लिखी, इरिवर्सिबल की दो इक्वेशंस लिखी। रिवर्सिबल की एक और इक्वेशन लिख लेना, बहुत काम आएगी। वो इक्वेशन क्या है कि जब हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, ये लिख देता हूँ आयोडीन गैस, ये जब रिएक्ट करती है बेटा तो ये कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में, हाइड्रोजन आयोडाइड में। किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोजन आयोडाइड में। अरीबा से पढ़ा नहीं जा रहा। अरीबा आपको अगर उस वाले रूम के अंदर बैठ के सुकून से स्टडी करनी है तो आप ये भी कर सकते हो, पूरा कोचिंग आपका है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। बात समझ में आ गई क्या? पढ़ा नहीं, आपसे भी नहीं पढ़ा यार? हाँ नहीं यार, इतना मुश्किल तो नहीं पढ़ा रहा है यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल पढ़ा रहा हूँ क्या? अभी तो मैंने पढ़ाना भी शुरू नहीं किया यार, अभी तो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ यार। चलो, हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो वापसी आयोडीन गैस में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये हमें दोनों चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। सिर्फ एक चीज़ आप अपने ध्यान में रख लो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये कभी पलट के वापसी नहीं आ रहे होते ना, ये हमेशा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाते हैं। दे ऑलवेज गो टूवर्ड्स कंप्लीशन, दे ऑलवेज प्रोसीड, दे ऑलवेज प्रोसीड टूवर्ड्स कंप्लीशन। ये हमेशा कंप्लीशन की साइड पर जाते हैं। लेकिन अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करता हूँ, रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये फॉरवर्ड जाते रहते हैं, आगे जाते रहते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करिए, आगे जाके कन्वर्ट हो रही है अमोनिया गैस में, होती रहेगी। एक टाइम आएगा कि अमोनिया गैस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब अमोनिया गैस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर वो रिएक्शन कहाँ आना शुरू हो जाएगा, पीछे आना शुरू हो जाएगा। ये बात समझाता हूँ ज़रा, इस तरह से समझना। देखो, ये है हमारा रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट, हमेशा हायर से लोअर वाली जगह पे जाता है। अब समझना, ये रिएक्टेंट नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस है, ये कम होता जा रहा है,
कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन जब जब ये कम होगा तो अमोनिया गैस भी तो बन रही है, अमोनिया गैस क्या होगी, बढ़ेगी। अभी ये बड़े इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ, देखो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस कम हो रही है तो अमोनिया गैस बढ़ रही है, फिर ये और कम हो रही है, ये बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे को। ये वाली स्टेट कहलाएगी इक्विलिब्रियम स्टेट, जो कि आज हमने पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के रेट्स बराबर हो जाएं तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। अगर अज्यूम कर लो कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जो रिएक्टेंट है वो और कम होते हैं, तो क्या चीज बढ़ रही होती, प्रोडक्ट अमोनिया गैस बढ़ रही होती। तो ये अमोनिया गैस वापसी ज्यादा होने की वजह से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। सही है, यानी कि वापसी रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाते हैं। मैं पहले क्या करूं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करूं, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बढ़ते हैं तो प्रोडक्ट वापसी क्या बनाना शुरू कर देते हैं, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे नजदीक तो ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। मुझे अमोनिया गैस बनानी है, अमोनिया गैस मुझे इसलिए बनानी है क्योंकि अमोनिया गैस महंगी है, इसकी प्राइस ज़्यादा है, इसको मैं बेचूंगा तो मुझे ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मुकाबले में। ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, ये मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे चाहिए वो, मैं वो बनाना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही वो ज़्यादा होता है तो वापसी क्या बनाना शुरू कर देता है, पीछे वाली चीज़ें बनाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो कोई तो तरीका बताओ कि जिस तरीके से मैं ये अमोनिया गैस को बनाता रहूं और ये पीछे पलट के ना आए, क्या करूं? कोई तो जुगाड़ होगी, कोई तो 2 नंबर तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा कि मैं अमोनिया गैस को बनाता जाऊं और इन दोनों को क्या करता जाऊं, इन दोनों को कन्वर्ट करता जाऊं अमोनिया गैस बनाने के अंदर, रिएक्शन पलट के मेरे पास वापसी ना आ रहा हो। कोई तो जुगाड़ होगी, कोई तो रास्ता। नहीं समझ में आ रहा? देखो बड़ा आसान सा रास्ता है। जैसे ही अमोनिया गैस बनती जाएगी, टाइम के साथ साथ हम उसको डिस्कार्ड करते रहेंगे, हम उसको निकालते रहेंगे। इससे ओवरऑल अमोनिया गैस की क्वांटिटी या उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। इस तरह से नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ये रिएक्शन हमेशा कहाँ मूव करता रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो हमारे पास नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी है ज़्यादा और अमोनिया गैस की क्वांटिटी है कम। जैसे ही ये कम होना शुरू हुआ, ये बढ़ना शुरू हुआ, ये बढ़ना शुरू हुआ, दोनों बराबर हो गए। अब जैसे ये बराबर होने लगे, मैं उससे पहले क्या कर लूँ, अमोनिया गैस को निकाल लूँ। तो अमोनिया गैस क्या रहेगा, कम ही रहेगा और नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस ज़्यादा ही रहेगा। इस तरह से हम 2 नंबर जुगाड़ लगा के अमोनिया गैस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट यूज़ करके ज़्यादा अमोनिया गैस को हम बना पाएंगे। बात समझ रहे हो? आसान है, मुश्किल है? हमें अब एक चीज़ इसके अंदर पढ़नी है, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, लेकिन हम अब वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आप एक काम करो, पहले इसको कॉपी कर लो।